मेरी आवाज आ रही है भाई? आई होप मेरी आवाज आ रही होगी भाई सबको। यस। ओके, तो लो शुरू करते हैं भाई अभी। एक मिनट रुकना भाई। चलिए जी शुरू करते हैं अपनी क्लास। ओके, चलो जी। तो बच्चों, जो कल की क्लास थी वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। वो रिकॉर्डिंग आज आपको शाम तक मिल जाएगी। उसमें मैंने ग्रीन हाउस गैस पढ़ा दिया है, उसमें बायो रिमिडिएशन पढ़ा दिया है, बायो एक्यूमुलेशन पढ़ा दिया है और फोटो रिमिडिएशन पढ़ा दिया है उसमें। ठीक है। तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, दैट इज एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो मैं मेजरली इस क्लास में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अगर हम एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं तो हम इकोलॉजी से शुरू करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमने इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इकोलॉजी हमने पढ़ा था भाई कि इंटरेक्शन या रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो कभी भी अपने अलोन नहीं रहते, हमेशा दे ऑलवेज इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में दोनों फैक्टर होते हैं, बायोटिक भी एबायोटिक भी। ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन किस किसके बीच में? एक तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। और अगर हम इस एनवायरनमेंट की बात करें पर्टिकुलरली, अगर हम इस एनवायरनमेंट की पर्टिकुलर बात करें तो दिस एनवायरनमेंट कुड बी एबायोटिक और बायोटिक। ये बायोटिक भी हो सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सो एनवायरनमेंट क्या होता है? ये एनवायरनमेंट होता है भाई एवरीथिंग, उसमें सब कुछ आ गया, बायोटिक भी एबायोटिक भी, विच सराउंड्स द एनिमल, जो उस ऑर्गेनिज्म को सराउंड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट। सो एवरीथिंग, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, एवरीथिंग विच सराउंड्स द ऑर्गेनिज्म। और इस एवरीथिंग में भी हम दोनों की बात कर रहे हैं भाई, जो हमने ये बात कर रहे हैं एबायोटिक और बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है। इसमें सब कुछ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम अपनी बात करें, ये एक इंसान है। ठीक है। ये एक इंसान है, इसके चारों तरफ क्या क्या है इसका ऑब्जर्व करके देखो आपने। एक तो क्या है भाई,
दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे चारों तरफ एयर है, टेम्परेचर है, ठीक है। अलग टेम्परेचर है, हमारे चारों तरफ लाइट है, सोइल है, वाटर है। सो ये जितने भी ये चीजें हैं, ऑल दे कॉन्स्टिट्यूएंट एनवायरमेंट, ठीक है। ये सारा किसमें आ जाएगा भाई, एनवायरमेंट में। तो अब हम एक एक इनको एनवायरमेंट फैक्टर को लेंगे और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको सबको पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर का मतलब है विच आर नॉट लिविंग, विच आर नॉट लिविंग, जो लिविंग कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट में तो भाई जो रिप्रोड्यूस करेगा और जो ग्रोथ करेगा वो सारे अपने बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे, और उसको छोड़ के जितने भी बच जाएंगे ऑल दे आर दी एबायोटिक कंपोनेंट्स। इज दैट क्लियर? तो हम जो सबसे पहले पहले पढ़ेंगे वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाई सोइल के बारे में, सोइल एबायोटिक फैक्टर के बारे में, ठीक है। भाई सोइल क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सोइल एक अपर क्रस्ट है, ठीक है। अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है, अपर क्रस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोइल। सो दी uppermost layer of the earth crust, अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सोइल। इसको हम बोलेंगे ये क्या है भाई, सोइल है, ठीक है। अब सोइल मिलके किस किस से बनती है, मतलब इसके हम कंपोजिशन अगर देखें, ठीक है, तो हमेशा सोइल किससे बनेगी, अनवेदर्ड रॉक से बनेगी। एक बेड रॉक होती है जमीन के अंदर, चट्टाने होती है, वो चट्टानों में जब वेदरिंग शुरू हो जाएगी उससे सोइल बनेगी, ठीक है। तो एक विदरिंग ऑफ रॉक, विदरिंग ऑफ रॉक, साथ साथ में इसमें इसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, ठीक है। वो ऑर्गेनिक मैटर भाई दोनों तरीके का हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है और वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। नॉन लिविंग जैसे कि भाई, जैसे कि लीव्स है, ठीक है, पेड़ से पत्ते टूट के गिर गए, ठीक है, या फिर कोई टहनी टूट के गिर गई, कोई ब्रांच टूट के गिर गई, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, तो वो ये सारे क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे। लिविंग कंपोनेंट में भाई जितने भी बायोटिक, जितने भी हमारे बैक्टीरिया है, फंजाई है, जितने भी सारे लिविंग कंपोनेंट है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सो क्या क्या हो गया, एक वेदरिंग ऑफ रॉक, उससे मिनरल्स बनेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर होगा इसमें, प्लस सोइल के अंदर एयर भी होती है भाई, और जो मेजर एयर होती है सोइल के अंदर CO2 प्लस O2, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, विच सस्टेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सोइल। और प्लस में सोइल का वाटर भी होता है, सोइल के अंदर वाटर भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर होता है, जिसको मैं अभी आगे अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और स्टडी ऑफ सोइल को क्या बोलते हैं भाई, स्टडी ऑफ सोइल, इसको बोला जाता है पीडोलॉजी, पीडोलॉजी, स्टडी ऑफ सोइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये विदरिंग ऑफ रॉक से जो ये पार्टिकल्स बनते हैं इनके बारे में, पार्टिकल्स, ठीक है। अब तक जितना मैंने ये पढ़ाया है इसमें से मेन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेन वो क्वेश्चन आपका इन पार्टिकल से ही बनता है। एक छोटा क्वेश्चन, ये लगभग बी सेक्शन का क्वेश्चन बनेगा, ऐसे स्मॉल एक क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। तो पार्टिकल्स पे क्या क्वेश्चन आता है, इनका साइज पूछते हैं पार्टिकल्स का, ठीक है। तो कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, ये है भाई सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड सिल्ट एंड क्ले। तो ये याद रखना भाई, जो सैंड सिल्ट एंड क्ले है ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब सबसे जो लार्ज पार्टिकल किसके होंगे, सैंड के होंगे, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसके होंगे, वो क्ले के होंगे। तो जो क्ले होती है वो होती है लेस देन 0.002 mm। अगर किसी पार्टिकल का साइज 0.002 mm के इक्विवेलेंट है या फिर उससे कम है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, क्ले की कैटेगरी में रखेंगे। फिर 0.002 से 0.05 mm,
अगर इतना है तो उसको हम बोलते हैं सिल्ट। और अगर 0.05 से 2 mm के बीच में है, अगर 2 mm के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं, वो क्या है भाई, वो सैंड है। सो बेस्ड ऑन दिस साइज ऑफ पार्टिकल हम सोइल का क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं सोइल का सोइल टेक्सचर। हम सोइल से सोइल का सोइल टेक्सचर निकालते हैं, ठीक है। इसी के कंपोजिशन के बेस पे बताया जाता है कि भाई कहीं की सोइल जो है वो सैंडी सोइल है या क्ले वाली सोइल है या सिल्ट सोइल है। अगर उसमें सैंड कंपोनेंट ज्यादा है, मतलब 0.5 से 2 mm के पार्टिकल ज्यादा है, देन वी कॉल इट एज सैंडी सोइल, ठीक है। अगर क्ले वाला ज्यादा तो क्ले सोइल बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो मैंने बताया भाई पार्टिकल्स के बारे में, सो दिस इज फर्स्ट पार्टिकल्स। सेकंड अगर हम बात करें इसमें आगे, तो एक इसमें और सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस क्या है भाई, ह्यूमस एक अमोर्फस और कोलोइडल मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, ठीक है। सो इट इज एन अमोर्फस एंड कोलोइडल component of soil कॉम्प्लेक्स विद, किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये भाई, ऑर्गेनिक मैटर के साथ। आपने जरूर सोइल के अंदर ना ब्लैक ब्लैक कलर का थोड़ा सा कंपाउंड देखा होगा, जहां पे सोइल, जहां पे पत्ते पत्ते डिब्रिस विब्रिस पड़ा हो। सो दैट इज द ह्यूमस सब्सटेंस। और ह्यूमस सब्सटेंस बहुत ही जरूरी होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं ह्यूमस सब्सटेंस से। तो ये इसकी और कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये डार्क कलर का होता है, ठीक है। दिस इज डार्क इन कलर और इसमें 60 to 80% इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और अगर ये डार्क है, और मैंने बताया कि ये क्या है भाई, अमोर्फस कोलोइडल सब्सटेंस है, और ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ये लिविंग नहीं होता, ठीक है। उसके बाद थर्ड बात करते हैं भाई सॉइल की, एयर की, ठीक है। तो सोइल में एयर कहाँ रहेगी, ये तो मैंने बता ही दिया, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सोइल के जो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पोर्स बनाते हैं अपने अंदर, ठीक है। वो पोर्स बनाएंगे, जैसे एक सोइल का पार्टिकल ये, एक सोइल का पार्टिकल ये, एक सोइल का ये पार्टिकल ये है, ठीक है। ऐसे सोइल के पार्टिकल लगे रहेंगे। और जो बीच वाला स्पेस है ना, यहाँ पे क्या भरी रहेगी, एयर या फिर वाटर। अगर हम अभी एयर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, क्या प्रेजेंट है, एयर। और एयर में भी मैंने बताया या तो CO2 होगी या फिर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं भाई चौथा और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज सॉइल वाटर। आपका जो इसमें से क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन दो ही जगह से बन सकता है मेनली, या तो सॉइल की कंपोजिशन से क्वेश्चन बनेगा या फिर आपका क्वेश्चन बनेगा सॉइल वाटर से। तो सॉइल वाटर इज इंपॉर्टेंट। मैं नेक्स्ट पेज से शुरू करता हूं, दैट इज सॉइल वाटर। तो हम पहले ही देख लेते हैं कि भाई सॉइल वाटर में कैसा क्वेश्चन बनता है। मेन क्वेश्चन तो इसमें ये बनता है कि भाई इनमें से कौन सा वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है भाई, जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, सोइल के पार्टिकल के साथ साथ ये वाटर लग जाता है, ऐसे आके एडजॉर्ब हो जाता है भाई इसके सरफेस पे, ठीक है। दिस इज वाटर एंड दिस इज सोइल पार्टिकल। भाई मैं उतना वो इसी केमिकल कंपोजिशन पे नहीं जा रहा हूँ अभी सोइल की, हम केवल अभी ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है हमें, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तीन जगह स्पेसिफिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वाटर इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। ये वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, प्लांट इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है।
जो सेकंड टाइप है वाटर का, सेकंड इज कैपिलरी वाटर। सेकंड इज कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर क्या होता है भाई, जो ये सोइल पार्टिकल्स होते हैं व्हेन दे कंबाइन, ये ऐसे कंबाइन होके और सोइल में यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब्स ही बना देते हैं। ठीक है, दीज आर सोइल पार्टिकल्स। और ये क्या बना दी इसने कि ये कैपिलरी बना दी, ये कैपिलरी बना दी। तो इस कैपिलरी के अंदर क्या होता है भाई, इस कैपिलरी के अंदर ही ये पानी भरा रहता है। ये यहाँ पे ये पानी जो भरा है कैपिलरी के अंदर, ठीक है। तो इस कैपिलरी के अंदर जो ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं दिस इज कैपिलरी वाटर। ठीक है, एंड दिस इज द ओनली टाइप ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। मैं इसमें लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, ओनली टाइप ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स, यही क्वेश्चन बनेगा। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, मैंने आपके डिटेल नोट्स भी बना दिए, इसके डिटेल नोट्स आपको क्लास के बाद में इस वीडियो के साथ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं भाई तीसरे टाइप के वाटर पे, दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, थर्ड इज ग्रेविटेशनल वाटर। जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल दिस इज सोइल, ये सोइल के यहाँ पे पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, और नीचे है यहाँ पे अपनी अर्थ में यहाँ पे नीचे वाटर का भंडार जिनको हम बोलते हैं एक्वीफर्स। ठीक है, या फिर ग्राउंड वाटर जिसको हम बोले ग्राउंड वाटर। तो क्या होता है भाई, ये वाटर जो होगा, ये वाटर कौन सा होगा, ये वाटर होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये वाला। ठीक है, और ये आया कहां से, यहाँ पे ये इससे परकोलेट होके ही आता है नीचे, इनसे सोइल के पार्टिकल से। ठीक है, सो दिस वाटर परकोलेट्स, और कैसे परकोलेट होगा, ये कौन सी फोर्स होगी जो उसको नीचे लेके आएगी, वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल वाटर मतलब जो ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है सोइल के पार्टिकल्स में, ये हमेशा ग्रेविटेशनल वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट कम्स डाउन एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आप ध्यान रखना कि कौन सा वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर बनाता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर बनाने वाला है दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर। उसके बाद है फोर्थ, जो फोर्थ टाइप है इसका, उसको बोलते हैं भाई केमिकल बाउंड वाटर। केमिकल बाउंड वाटर, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस में होगा भाई, ये केमिकल बाउंड होगा, ये भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता भाई। ठीक है, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। ठीक है, केमिकल बाउंड वाटर क्या होगा भाई, जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाएगा, इट फॉर्म हाइड्रेटेड ऑक्साइड विद मेटल्स, मेटल आयंस। ठीक है, जैसे कि आप आयरन के साथ बनाएगा, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम के साथ बनाए एटसेट्रा, जो इनके साथ हाइड्रेटेड वाटर बनाएगा उसको हम बोलेंगे वो क्या है भाई, दिस इज केमिकल बाउंड वाटर। एंड दिस वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ये भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। विमलदीप समझ आ रहा है बच्चे? ओके तो ये था भाई वाटर के बारे में इसके। तो सोइल के वाटर पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बार, जब भी पूछे गए हैं तो आप ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सोइल के ही नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सोइल प्रोफाइल।
इस पे भी जो कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनता, मैं बस एक बार ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। सोइल प्रोफाइल। तो सोइल प्रोफाइल क्या है भाई? जो सोइल है, सोइल की कंपोजिशन थ्रू आउट द डेप्थ सेम नहीं होती, उसके अलग अलग प्रोफाइल बने होते हैं, ठीक है। और ये प्रोफाइल आप आराम से देख भी सकते हो, आप देख के बता सकते हो कि भाई ये टाइप की सोइल अलग है, ये टाइप की सोइल अलग है, ये टाइप की सोइल अलग है, ठीक है। सो जो डिफरेंट लेयर जो बनी होती है, इन्हीं को बोला जाता है दे आर सोइल प्रोफाइल। तो ये सोइल प्रोफाइल कौन कौन सी होती है, ये देखो भाई। देखो सबसे ऊपर होती है ओ प्रोफाइल, या इसको ओ जोन भी बोलते हैं, ओ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रोफाइल। ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर ही भरा पड़ा रहता है। और ऑर्गेनिक मैटर में भी जैसे कि क्या क्या होगा भाई, लीव्स होंगे, ठीक है, पेड़ पत्तों के ऊपर, फिर डिब्रिस होगा, या फिर एक क्लीन भी हो सकती है, क्लीन बहुत थिन लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद होते हैं भाई ए प्रोफाइल, और ए में भी दो पार्ट है, एक है A1 और दूसरा है A2। एक है A1 और दूसरा है ये A2। A1 में क्या होता है भाई, A1 ही वो पार्ट है, वो होराइजन है जहां पे वो डार्क कलर का ह्यूमस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इट इज रिच इन ह्यूमस। और ह्यूमस अगर यहाँ प्रेजेंट है, मैंने बताया था भी ह्यूमस जो होता है वो डार्क कलर का होता है, तो ये डार्क कलर की होती है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो सिंपल सा है, ऊपर लीव्स है, लीव्स गलेंगे सड़ेंगे, और गलेंगे सड़ेंगे फिर वो नीचे पहुंच जाएंगे और वो ह्यूमस बना देंगे, ठीक है। उसके बाद होता है भाई जो नेक्स्ट ए का दूसरा प्रोफाइल है, दैट इज A2, उसको बोलते हैं जोन ऑफ लीचिंग मिनरल्स। जोन ऑफ लीचिंग मिनरल्स। इसी प्रोफाइल से क्या होता है भाई, जो मिनरल्स का लीचिंग होती है, जो सॉइल के अपर क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे प्रकोलेट करते हैं, नीचे चले जाते हैं, या फिर यहीं से प्लांट भी एब्जॉर्ब करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोफाइल है, दैट इज बी प्रोफाइल। इसको बी प्रोफाइल बोलते हैं और इसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। जोन ऑफ एक्यूमुलेशन में क्या होता है भाई, जितने भी अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस इससे नहीं जा पाते नीचे, ठीक है। तो ये कहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इस बी प्रोफाइल में एक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद इस बी के बाद जो नीचे होती है वो होती है सी प्रोफाइल, और सी के नीचे होती है डी। जो डी प्रो पहले डी प्रोफाइल देखो, जो डी प्रोफाइल होगी, इस डी प्रोफाइल के अंदर सॉलिड रॉक होती है, इसके अंदर सॉलिड रॉक होती है। और ये जो सॉलिड रॉक होती है इसको बोला जाता है बेड रॉक, इसको बोलते हैं बेड रॉक। तो अगर आप पहाड़ों की बिल्कुल चोटी के ऊपर जाओगे, पहाड़ों की बिल्कुल चोटी के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे ये ऊपर वाली जितनी भी लेयर होती है ना, ये बहुत पतली होती है। क्योंकि क्या हुआ भाई, यहाँ पे बेड रॉक है नीचे, और बेड रॉक से सोइल बनती रहेगी और वो नीचे शिफ्ट होती रहेगी ऐसे, यहाँ पे सोइल बनी और नीचे शिफ्ट होगी। तो अगर आपको बेड रॉक देखनी है तो पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे जाओ, और यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर हम ऊपर वाली सोइल रिमूव करेंगे तो नीचे तुम्हें बेड रॉक दिखाई दे जाएगी। तो ये नीचे वाली जो रॉक है, दिस इज कॉल्ड बेड रॉक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सी की, तो क्या होता है भाई, धीरे धीरे डिफरेंट फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होती रहती हैं। और ये क्या होती है, जो बेड रॉक होती है इसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो इससे ऊपर वाली लेयर में क्या होगा भाई, यही होगी ये बेड रॉक, पर ये किस फॉर्म में होगी, वेदर्ड फॉर्म में होगी, ऐसे टूटी हुई मिलेगी, ठीक है। तो इसमें वेदर्ड बेड रॉक, इसमें होती है भाई वेदर्ड बेड। दोबारा से देखो एक बार, देखो ओ में सारा ऑर्गेनिक मैटर, इसलिए इसको ओ प्रोफाइल भी बोलते हैं। ए में ह्यूमस सब्सटेंस होता है। A2 में जोन ऑफ लीचिंग एलिमेंट होता है, ये लीचिंग मिनरल्स होता है। बी में क्या होगा, बी में ये सारे जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उससे नीचे नहीं जाएगा, बी से नीचे, इसलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। और सी में टूटी हुई चट्टाने, और डी में बिल्कुल साफ सुथरी वैसी चट्टाने, बिल्कुल क्लियर चट्टाने, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बेड रॉक बोला जाता है, इसलिए उसको। अब आते हैं भाई, ये था भाई हमारा सोइल के बारे में। इतना सा हमें सोइल के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए, इतना सा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं। ये सारा मैं जो पाथफाइंडर की बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसी में बेस्ट दिया हुआ है ये, ठीक है।
तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नोट्स आर सफिशिएंट, मैं जो आपको नोट्स दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं भाई एटमोस्फियर पे। एटमोस्फियर, ये क्या होता है भाई एटमोस्फियर? भाई जो हमारी अर्थ होती है, जो हमारी अर्थ होती है, ये अर्थ, अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ये इसके चारों तरफ जितनी भी गैसेज होंगी, ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी। तो अर्थ के चारों तरफ एक गैस का क्लाउड सा बन गया है। ठीक है, एक गैस का मास सा बन गया है, गैसियस मास अराउंड अर्थ। और ये क्यों सस्टेन करता है? इट सस्टेन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी को बोला जाता है, ये सारा क्या है, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। तो इसमें सारी गैसेस भी आ गई भाई, वाटर वेपर भी आ गए इसमें सारे। ठीक है, और इसमें तुम्हारे अगर आयनोस्फीयर में चार्ज पार्टिकल्स है वो भी आ गए, ओजोन गैस भी आ गई, सब कुछ गैस इसमें आ गए। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है ग्राउंड सरफेस, मतलब 0 किलोमीटर से लेके और 1000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर तक, ये थोड़ा सा मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब मैं ओजोन वाला टॉपिक ले रहा था। चलो इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। तो देखो क्या होता है इसमें भाई, देखो ये कुछ इस तरीके का होता है भाई। अगर हम इसको मानते हैं दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है, दिस इज अर्थ सरफेस। ठीक है, इस अर्थ सरफेस से, इसको 4 जोन में डिवाइड कर, वो बता रहा हूं 4 जोन इसमें। इस अर्थ सरफेस से लगभग 20 किलोमीटर तक, अप्रोक्स 20 किलोमीटर तक जो जोन होता है उसको बोला जाता है भाई, मैं इसको एक अच्छे से डॉट डैश शेप इससे कर लेता हूं। हाँ, अर्थ सरफेस से लगभग 20 किलोमीटर तक जो पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्रोफोस्फियर। और इसी ट्रोफोस्फियर के अंदर मैक्सिमम चीजें होती है। ठीक है, 80% चीजें यहीं पे होती है। ये 20 किलोमीटर तक है। फिर 20 से 50 किलोमीटर तक दूसरी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, अभी इनके नाम भी लिखेंगे। फिर 50 किलोमीटर से अप्रोक्स 90 किलोमीटर तक, अप्रोक्स 90 या 85 किलोमीटर तक एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोस्फियर। और फिर उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं आयनोस्फियर। अब देखो इनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, ये दिस इज अर्थ सरफेस। और वाई एक्सिस पे यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा हूं मैं, वाई एक्सिस पे लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ स्पेस, अर्थ सरफेस। अब इसमें क्या होता है भाई, जो सबसे पहला होता है ये अप्रोक्स 20 किलोमीटर तक। ठीक है, ग्राउंड से 20 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं दिस इज ट्रोफोस्फियर। ट्रोफोस्फियर, इट इज, इसमें मैक्सिमम मास होता है एटमोस्फेयर का अपना, तो 80% ऑफ एटमोस्फेरिक मास प्रेजेंट हेयर। ठीक है, इसमें सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी बात करें, ये स्मॉल, ये जो इसकी बात करें, तो ये जो हमारी अर्थ है, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर अर्थ। ठीक है, ये इक्वेटर है और ये पोल रीजन है। ठीक है, तो पोल पे जो इसका डिस्टेंस होता है, पोल पे होती है ये 5 to 6 किलोमीटर, और इक्वेटर पे होती है ये लगभग 20 किलोमीटर, 18 से 20 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है। ठीक है, तो इसमें पोल स्पेस की जो थिकनेस है वो कम होती है। अगर हम इस लेयर में ऊपर जाते हैं, यहां से ऊपर जाते हैं, तो हर किलोमीटर पे लगभग 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी कम हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप पर किलोमीटर।
हर 1 किलोमीटर में 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो ये ट्रोपोस्फियर। कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहां से इससे ऐसा, ठीक है। अब इसी इसके बाद जो दूसरी लेयर है उसको हम बोलते हैं, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। जो स्ट्रेटोस्फियर होती है वो 20 to 50 किलोमीटर के बीच में होती है, 20 से 25, ये यहाँ पे इसको बोलते हैं भाई स्ट्रेटोस्फियर। और इसी लेयर के अंदर हमारी जो प्यारी सी एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। यहाँ पे एक बीच में लगभग 30 किलोमीटर के आसपास क्या होता है भाई, यहाँ पे ये होती है भाई हमारी ओजोन लेयर, ठीक है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है। अब क्या होता है भाई, इसके बाद जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं ये लेयर मीजोस्फियर। और मीजोस्फियर 50 किलोमीटर से लेके लगभग 90 किलोमीटर तक होती है। ये जो यहां तक लेयर होगी इसको बोलेंगे मीजोस्फियर, ठीक है। ये मीजोस्फियर में जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा ड्रॉप होता जाता है, और इसके टॉप के ऊपर, ठीक है, एट द टॉप लगभग इसका टेम्परेचर होता है -90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा है, जबकि स्ट्रेटोस्फियर में सॉरी इसमें जो ट्रोपोस्फियर में इसमें 5 to 7 डिग्री लॉस होता जा रहा था, हमारा डाउन होता जा रहा था टेम्परेचर। उसके बाद जो अब 90 किलोमीटर से लेके अप्रोक्स 1000 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम, दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर भाई यहां तक मीजोस्फियर तक टेम्परेचर डाउन होता है, बट जैसे ही आप इसमें ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस इन थर्मोस्फियर, इसी के इसलिए इसको थर्मोस्फियर भी बोलते हैं, थर्मोस्फियर, ठीक है। तो जो ये टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसके अंदर, इस लेयर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, और वो एक लेयर बनाते हैं इसमें बीच में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर बनाते हैं और इस लेयर को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड आयोनोस्फियर, ठीक है। तो हमारी आयोनोस्फियर किसमें प्रेजेंट है भाई, ये चार्ज पार्टिकल जिसमें प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है थर्मोस्फियर में। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे रीडायरेक्ट रेडियो सिग्नल्स, जो हायर वेवलेंथ के रेडियो सिग्नल है, इनको वापस से, अगर यहां से कोई मान लिया ये रेडियो सिग्नल यहां से भेजा गया अर्थ से ऐसे, तो इनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लॉन्गर वेवलेंथ होते हैं, इनको रिडायरेक्ट करते हैं, तो इसको हम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, कम्युनिकेशन, इस लेयर को, ठीक है। और जितने भी अपने जो प्लेन होते हैं वो सारे प्लेन यहीं पे उड़ाए जाते हैं भाई, इसके अंदर यहाँ पे केवल स्ट्रेटोस्फियर तक अपने प्लेन उड़ते हैं। तो प्लेन, इसमें बस एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन यही बनेगा इसमें कि भाई रेडियो सिग्नल इस पे कि कहां से रिडायरेक्ट होते हैं, वो आयोनोस्फियर से रिडायरेक्ट होते हैं, और कोई इसमें खास क्वेश्चन नहीं बनता। तो बताओ विमलदीप, ये समझ में आया भाई? गुड, यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर मैं छोटी सी, हालांकि जरूरत नहीं है बताने की कि इसी एयर की गैसेस की कंपोजिशन क्या क्या होती है एटमॉस्फेयर पे, जैसे आपको पता है कि भाई, चलो लिख ही देता हूँ ये भी, कंपोजिशन ऑफ गैसेस। इसमें भी आप जो मेन याद रखना वो भाई, एक तो याद रखना कि सबसे ज्यादा कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है भाई अप्रोक्स 78.084%। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है
वो होती है लगभग 20.9%, जिसको हम 21% भी बोल देते हैं, 21% भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद होती है आर्गन। ठीक है, आर्गन की जो परसेंटेज होती है वो लगभग 1% के करीब होती है, मतलब 0.9% होती है वैसे तो इसकी एग्जैक्ट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात पूछ लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 0.035। और बाकी जो होती है, बाकी सारी रेस्ट गैसेस, रेस्ट ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें, पर फिर भी आप याद रखना इसमें। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट चलते हैं और हम पढ़ते हैं भाई लाइट के बारे में। जो हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट क्या है भाई? लाइट इज अ पार्ट ऑफ, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताता हूं मैं पहले आपको क्या होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इसमें कई बार क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है। तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको डिक्रीजिंग वे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, और उसको एक ट्रिक के साथ बता रहा हूं। ट्रिक है इसकी, RMI V एंड U X गांव चलेंगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ट्रिक को। इसको देखो भाई, मैंने जब ट्रिक बनाई थी हमारी क्लास में, एक लड़की थी उसका नाम था रिमी। ठीक है, तो उससे बनाया हमने रिमी। और रिमी का एक फुल रिमी याद नहीं रखना, इसको याद रखना रिमी। रिमी वी एंड यू एक्स नंबर ऑफ गांव और सी से चलेंगे। अब देखो, ये याद हो जाएगी इससे, इसे याद रखना। और जो ये सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लैम्डा के, मतलब क्या वेवलेंथ के। जो रेडियो वेव की वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻³ मीटर, और जो कॉस्मिक की होती है वो होती है लगभग 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, ये इनकी वेवलेंथ होती है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ में है। ये ऐसे याद रखना आप इसको। अब इसमें से भी, अब ये है कौन कौन सी ये भी देख लो। आर से इज रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में याद रखना दे कॉज हीटिंग इफेक्ट। जो हमें जो हीटिंग होती है जो हमारे अर्थ पे, वो इन्हीं के कारण होती है, इन्हीं रेज के कारण। ठीक है, फिर वी से विजिबल रेज या विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, जिसको हम बेसिकली जिसको हम लाइट बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रेज। यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्स रेज, गामा रेज, और सी से कॉस्मिक रेज। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, इनका ऑर्डर याद रखना है। तो RMI V एंड U एक्स गामा चलेंगे, इसे याद रह जाएगा आपको। उसके बाद जो आपको उसमें मेन ध्यान देना है वो देना है आपको विबग्योर पे। ठीक है, विबग्योर भी मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा, इसमें भी आपको क्या करना है। जो ये होता है भाई 400 to 700 नैनोमीटर इनकी वेवलेंथ। ठीक है, और ये विबग्योर उल्टा शुरू होता है इसमें ऐसे, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, सबको पता है भाई इसके विबग्योर के बारे में, कुछ नहीं फुल फॉर्म बता रहा। आर से रेड, वी से वॉयलेट। ठीक है, जो वॉयलेट होता है उसकी 400 नैनोमीटर होती है वेवलेंथ, आर की होती है 700 नैनोमीटर, और बीच वालों की बाकी की याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई अल्ट्रावायलेट पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसमें नीचे से शुरू कर हमने विबग्योर लिखना, ऐसे इसमें ऊपर से शुरू करना है। ये ट्रिक है इसकी याद रखने की। तो ये है UVA, देन UVB एंड देन UVC। ठीक है, ये तीन होती है। और जो इसकी वेवलेंथ होती है भाई 100 to 400 नैनोमीटर। अब देखो एक तो तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, अगर ऊपर से नीचे वेवलेंथ घट रही है तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? UVC की होगी। और इसकी वेवलेंथ होती है भाई 100 to 280 नैनोमीटर। ठीक है,
उसके बाद 280 से लेके 320 तक होती है इसकी, 280 से 320 होती है नैनोमीटर बी की। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ भाई एक बार ना, कि इसमें से वेवलेंथ बताओ किसकी कितनी वेवलेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद होती है 320 से लेके 400 तक नैनोमीटर तक, ये होती है भाई यूवीए। और जो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जिससे हमें दिखाई देती है सारी चीजें, इसको बोलते हैं भाई फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब पार बोलते हैं इसको, पार। और इसी रेंज के अंदर मतलब 400 से 700 नैनोमीटर के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। इसके ना तो 400 से पहले ना 700 के बाद फोटोसिंथेसिस नहीं होगी प्लांट्स के अंदर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब ये अगर फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन की भी बात करें हम, तो ये भी दो तरीके की होती है भाई। मेरी स्पीड तो फास्ट नहीं है, ज्यादा फास्ट तो नहीं करवा रहा हूं ना मैं, विमलदीप, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ज्यादा समझने का है नहीं। इक्वलिटी मैं आपके 3-4 क्लासेस में खत्म करवा दूंगा। ठीक है, फिर हम जेनेटिक्स शुरू करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो जो ये हम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कम लाइट की जरूरत होती है। तो कुछ प्लांट ऐसे जिसको जिनको ज्यादा मतलब मोर लाइट। इनके नाम याद रखना, यहाँ से नाम पूछ लेते हैं कि उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं विच आर अडेप्टेड फॉर हायर लाइट या मोर लाइट, और उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं जो लोअर लाइट के लिए अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, तो जो मोर लाइट के लिए, जो ज्यादा लाइट के लिए अडेप्टेड होते हैं, उनको बोलते हैं हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे देखो एक जंगल है ये मान लिया। ठीक है, इस जंगल में ये एक ट्री लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक बड़ा सा ट्री है, एक बड़ा सा ट्री है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ यहाँ पे ये सन है, तो सन जो रेडिएशन छोड़ेगा इनके ऊपर देगा, लाइट इनको इनको ज्यादा मिलेगी। तो जो ये बड़े बड़े प्लांट होते हैं जो ऊपर की कैनोपी बनाते हैं, उसको बोलते हैं उनको हेलियोफाइट्स। ठीक है, तो बड़े बड़े प्लांट्स में देखो कौन कौन से लिख सकते हैं, जैसे कि हेलिग्लो कुछ भी, जैसे कि एक ये बरगद का प्लांट, बेनियान प्लांट। ठीक है, और दूसरा जैसे कि और भी, जैसे कि देखो सनफ्लावर जैसे प्लांट है, उसको सनफ्लावर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा सनलाइट आती है वो उसी की तरफ हमेशा ऐसे फेस करता रहता है। ठीक है, और वो पूरे लाइट में वो फ्लरिश करता है, वो ग्रोथ करता है। ठीक है, सनफ्लावर, जैसे नीम, पीपल। ठीक है, ये सारे प्लांट किसके अंदर आएंगे, दे आर हेलियोफाइट्स। उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो यहाँ पे, अगर एक डार्क फॉरेस्ट की बात करें, तो जो जमीन पे यहाँ पे ग्रो करेंगे नीचे नीचे। ठीक है, इस कैनोपी पे नीचे। तो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना भाई, रेन फॉरेस्ट इतने इतने घने होते हैं कि उनमें सारी लाइट लगभग ऊपर वाले ही एब्जॉर्ब ले लेते हैं। बट फिर भी बहुत कम लाइट जो होती है, वो बहुत कम लाइट इन नीचे तक पहुंच जाती है, और ये प्लांट ऐसे होते हैं ये इस कम लाइट में भी आराम से सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, जो ये नीचे वाले प्लांट है इनको बोलते हैं भाई सीओफाइट्स। ठीक है, इनको बोला जाएगा SCIO फाइट्स। ठीक है, इनको बोलेंगे हम दे आर सीओफाइट्स। तो वे प्लांट विच आर अडेप्टेड फॉर मोर लाइट दे आर कॉल्ड एज हेलियोफाइट्स, एंड द प्लांट विच आर अडेप्टेड फॉर लोअर लाइट कंडीशन इज कॉल्ड सीओफाइट्स। इनको सीओफाइट्स बोलेंगे। अब चलते हैं भाई इसमें आगे। अब ये था भाई हमारा लाइट का, तो लाइट से हमारे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये हेलियोफाइट सीओफाइट वाला याद रखना, एक ये यूवीबी यूवीसी की ये रेंज याद रखना, पार याद रखना, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कौन सी होती है 400 से 700 के बीच में, है ना, और ये वेवलेंथ याद रखना कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है इसका वेवलेंथ का। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाई एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, दैट इज टेम्परेचर। आज मैं थोड़ी सी लंबी क्लास लूंगा क्योंकि मैंने बताया था ना, मैं 2 घंटे के आसपास का, 1.5-2 घंटे के आसपास की क्लास लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस
ऑफ ए सब्सटेंस। कोई नहीं पूछ रहा तुमसे डेफिनेशन, डेफिनेशन तुम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, मैं बता रहा हूँ हर जगह कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मैं एक चीज और बताना भूल गया भाई इसमें जो ये हमारा ऊपर से नीचे से ऊपर यहाँ लिख देते हैं, जो टेम्परेचर में लिख देते हैं कि जब हम अर्थ सरफेस से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, पहले घटता है और फिर मीजोस्फीयर के बाद वो क्या हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट, इस टेम्परेचर के ग्रेडियंट को बोलते हैं भाई एनवायरनमेंट के अंदर लैप्स रेट, इसको बोला जाता है लैप्स रेट। तो ये आप याद रखना, एक छोटा सा टर्म है, कोई पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और ये लैप्स रेट में कितना टेम्परेचर होता है जो घटता बढ़ता रहता है भाई, ऊपर तक ही होता है पूरा ये, तो इसमें लगभग 0.6.5 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है ये, ठीक है। अब आते हैं भाई टेम्परेचर के मेन, जहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है, उनको क्या बोलते हैं, इस पे हमारे मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो टाइप ऑफ वेजिटेशन मैं लिख रहा हूं भी, टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। और ये हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं भाई, वर्ल्ड में, और ये बहुत ही इजी भी है याद रखना। आप देखो सबसे पहले जो होते हैं, सबसे पहले जो आते हैं उनको हम बोलते हैं भाई मेगाथम्स, मेगाथम्स। अब देखो जो ये मेगाथम्स होते हैं, ये पूरे थ्रू आउट द ईयर ये हाई टेम्परेचर को, ये वेजिटेशन हाई टेम्परेचर को झेलती है, ठीक है। सो थ्रू आउट द ईयर these vegetation need higher temperature, need higher temperature, मतलब इनको टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे और ऐसी ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, ऐसी कंडीशन में जो डोमिनेंट वेजिटेशन होगी, डोमिनेंट वेजिटेशन, इस पे यही क्वेश्चन पूछा था कि भाई मेगाथम्स में डोमिनेंट वेजिटेशन कौन सी होती है, ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें। तो डोमिनेंट वेजिटेशन कौन सी होती है भाई, ये होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आप इसको ऐसे याद रखना जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पूरा पूरा टाइम थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे गर्मी रहती है, और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बरसात होती रहती है, तो इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत घना घना फॉरेस्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो टेम्परेचर भी मिल रहा है भाई इनको प्रॉपर, वाटर भी मिल रहा है, सब कुछ, लाइट कंडीशन भी सब कुछ मिल रही है। तो मेगाथम्स कौन से होंगे, जिनमें हायर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। दूसरा है भाई इसमें मीजोथम्स, मीजोथम्स, देखो मेगा का मतलब ज्यादा, मीजो का मतलब भाई बीच का। तो ये क्या होता है भाई, इसमें इसमें अल्टर होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर अल्टर बिटवीन लो एंड हाई। इसको आप इमेजिन कर सकते हो अपने आसपास, मतलब जो इंडिया में जो वेजिटेशन है, इंडिया में मोस्टली जो अपने हम दिल्ली में रह रहे हैं वो, ठीक है, थ्रू आउट ईयर, ठीक है। अब क्या होगा भाई, एक टाइम पे ऐसा होगा कि टेम्परेचर ज्यादा हुआ, एक टाइम पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फॉरेस्ट होंगे, यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, ये प्लांट्स क्या होंगे, एक सीजन में अपने लीव्स ड्रॉप कर देंगे, जिसको हम पतझड़ सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो फॉरेस्ट होता है, ये जो डोमिनेंट फॉरेस्ट होता है, तो इसमें डोमिनेंट फॉरेस्ट कौन सा होगा, डोमिनेंट वेजिटेशन ये होगा भाई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, नहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं, मेरे को सोचने दो। ट्रॉपिकल होता है, हाँ ट्रॉपिकल होता है, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट।
तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब ये है कि भाई जो एक सीजन में आपने क्या करे, लीव्स को ड्रॉप कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जो आते हैं, थर्ड आते हैं भाई माइक्रोथम्स। थर्ड आते हैं माइक्रोथम्स। अब ये माइक्रोथम्स क्या होते हैं भाई? माइक्रोथम वो होते हैं जो भाई जिनको पूरा टाइम, पूरा पूरा थ्रू आउट द ईयर विच सर्वाइव इन लो टेम्परेचर, ठीक है, विच सर्वाइव इन लो टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर। अब ये देखो, तुम जब कभी पहाड़ों पे घूमने गए हो तो तुमने पहाड़ों पे ऐसे देखा होगा कि भाई ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ऐसी शेप होती है, ठीक है। तो मीजोथम्स जो होते हैं, मीजोथम्स में डोमिनेंट वेजिटेशन क्या होगी? ये होगी कोनिफर्स, कोनिफर्स फॉरेस्ट, ठीक है। तो कोनिफर्स फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? कोनिफर फॉरेस्ट आपको मिलेंगे कि जहाँ पे भाई जो लो टेम्परेचर में सर्वाइव करते हो भाई थ्रू आउट, भाई पहाड़ों के अंदर लो टेम्परेचर रहता है तो ये दे आर अडेप्टेड फॉर दी लोअर टेम्परेचर, तो इसमें मिक्स्ड कोनिफर फॉरेस्ट होता है। और जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप है भाई हेकिस्टोथम्स, हेकिस्टोथम्स। ये होता है भाई दे आर प्रेजेंट इन दी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में जो प्रेजेंट हो। अब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर का मतलब है जो माइनस में जब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टुंड्रा की बात करें, ठीक है, पोल्स पे वहां पे आइस जमी रहती है, जो वहां की बात करें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐसे छोटी छोटी झाड़ियां सी उगी रहती है, ठीक है, कहीं कहीं जैसे छोटी छोटी झाड़ियां होंगी क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी उसको बोला जाता है डोमिनेंट वेजिटेशन अल्पाइन, अल्पाइन फॉरेस्ट या अल्पाइन वेजिटेशन। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगाथम्स में डोमिनेंट वेरिएशन, डोमिनेंट वेजिटेशन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मीजोथम्स में डोमिनेंट वेरिएशन है दैट इज डेसिडुअस फॉरेस्ट। माइक्रोथम्स में है कोनिफर फॉरेस्ट और हेकिलोथम्स में है अल्पाइन फॉरेस्ट। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है यहां तक? बताओ। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। ओके, गुड। तो चलो अब एक नया टॉपिक है इसके बाद, दैट इज एडेप्टेशन एंड एक्लिमेशन, एक्लिमेटाइजेशन, एक्लिमेशन एंड एडेप्टेशन। तो देखो भाई पहले इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखो, अडेप्टेशन देखते हैं पहले। तो अडेप्टेशन में याद रखना भाई, अडेप्टेशन में क्या होता है, अडेप्टेशन में हमेशा जेनेटिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, हम अपने जीन्स के कारण हम अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोसेस, दिस इज ए जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोसेस। वो जेनेटिकली डिटरमाइंड प्रोसेस जिसके कारण जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म है विच कैन सर्वाइव इन अल्टर्ड एनवायरमेंटल या न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे ये है, यहाँ पे दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया। इंडिया में यहाँ पे कोई स्पीशीज है, एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है। अगर इस बैक्टीरिया को उठा के मैं और मैं इसको जाके पोल्स के ऊपर रख दूं, ठीक है, जहां पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर है वहां पे इसको छोड़ दिया मैंने, तो दो ही कंडीशन होगी भाई, या तो ये क्या करेगा, सरवाइव करेगा, या फिर ये क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा, ठीक है।
देखो मैक्सिमम चांस तो है यहाँ पे क्या करेगा, डाई करेगा, पर सर्वाइव कब करेगा, सर्वाइव जब करेगा जब इसमें जेनेटिक चेंजेस हो जाएंगे, जेनेटिक चेंजेस। ठीक है, मतलब ये जो जेनेटिक चेंज इसने करे यहाँ पे, इसका मतलब हम बोलेंगे इसको कि ये क्या हो गया यहाँ पे, अडेप्ट हो गया है। ठीक है, ये अडेप्ट हो चुका है। अब जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कोल्डर एनवायरनमेंट में रहते हैं, कोल्डर एनवायरनमेंट। अब कोल्डर एनवायरनमेंट में रहेंगे तो भाई मान लिया कि कोई कोई ऑर्गेनिज्म -90 डिग्री सेंटीग्रेड में रह रहा है, सॉरी -90 में तो नहीं, -90 में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई कोई फॉर एग्जांपल -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रह रहा है कोई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा भाई, ऐसी कंडीशन में तो इसके अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, जो इसके अंदर सेल के अंदर जो वाटर होगा वो भी जमना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास स्पेशल स्पेशल प्रोटीन होती है। जैसे अंटार्कटिका की जो फिशेज होती है उनके पास क्या होता है, उनमें उनके पास चिलिंग रेजिस्टेंस, चिलिंग रेजिस्टेंट प्रोटीन्स होती है जो इसकी सेल्स को बचाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, चिलिंग रेजिस्टेंट प्रोटीन कहां से आई है, ये इसलिए आई है क्योंकि भाई वो ऑर्गेनिज्म वहां पे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो रहा है। ऐसे ही साथ में जो ऑर्गेनिज्म हायर टेम्परेचर पे रहेगा, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे, उनके अंदर एचएसपी होते हैं भाई, एचएसपी, ये एचएसपी को बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन। तो ये हीट शॉक प्रोटीन क्या होंगी, इनको मोलिकुलर शेपरॉन भी बोलते हैं, मोलिकुलर शेपरॉन। ये क्या करेंगे, ये इस प्रोटीन्स की जो इनकी नॉर्मल प्रोटीन होंगी इसकी प्रॉपर फोल्डिंग कराएंगी, प्रॉपर फोल्डिंग इन स्पाइट ऑफ हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये होता है अडेप्टेशन। तो ये भी किसका एग्जांपल है भाई, हीट शॉक प्रोटीन, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ अडेप्टेशन टू दी हायर टेम्परेचर। इसके अपोजिट में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, एक्लेमेटाइजेशन। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एक्लेमेटाइजेशन में जेनेटिक चेंज होते हैं या फिर अडेप्टेशन में जेनेटिक चेंज होते हैं। तो एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, एक्लेमेटाइजेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, और दूसरा इसमें नो जेनेटिक चेंज, नो जेनेटिक चेंज। अब इसमें जेनेटिक चेंज नहीं होता, क्या होता है भाई, ये जेनेटिक चेंज और इसमें क्या होता है फिर, ये एडजस्टमेंट होती है। और कौन कौन सी एडजस्टमेंट भाई, वो एडजस्टमेंट फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, और फिजियोलॉजिकल बिहेवियर या फिर मोर्फोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट, सो फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और मोर्फोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू अल्टर्ड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल भाई, मैं मान लिया कि मैं रिसर्चर हूं, ठीक है, मैं फिश पे रिसर्च कर रहा हूं। जैसे मैंने अपने टाइम पे फिश, एक सेकंड रुका भाई, हाँ, तो हम जब रिसर्च करते थे तब भी हम क्या करते थे भाई, तब मान लिया मेरे को किसी फिश पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक रिवर है ये, इस रिवर से यहाँ पे किसी फिशरमैन ने फिश को पकड़ा, और इस फिश को मैंने क्या करा, अपनी लैब में इससे खरीद लिया फिशरमैन से। अब मैं इसको लैब में लेके आया और लैब में मैंने अपने एक आर्टिफिशियल टैंक में इस फिश को रखा है ऐसे। ठीक है, इसको रखा है ऐसे। सो रिवर के अंदर जब ये फिश रह रही है तो इसका डिफरेंट एनवायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है, और जब ये टैंक के अंदर रहेगी तो टैंक के अंदर जो एनवायरमेंट है दैट इज अल्टर्ड एनवायरमेंट, और ये अल्टर्ड जो एनवायरमेंट है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिवर एनवायरमेंट। सो जब हम फिश को इसके अंदर रखेंगे तो फिश विल टेक 6 to 7 डे, ठीक है, 6 to 7 डे टू एक्लेमेटाइज।
ये एक्लिमेटाइज होने में क्या लगेगी, टाइम लगेगी। तो जो ये इसकी बिहेवियरल चेंजेस हैं, इसकी मोलिकुलर नहीं, बिहेवियरल चेंजेस हैं, या फिर इसके मोर्फोलॉजिकल चेंजेस है, या इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, जो ये चेंज हो रहे हैं, जो अपने नए एनवायरनमेंट में जो ये अडेप्ट करने के लिए कर रही है, सॉरी, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए जो कर रही है, उसको हम बोलते हैं भाई एक्लिमेटाइजेशन। इसमें कोई भी जेनेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती, ये याद रखना, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एक बार यही पूछा गया था कि भाई इसमें से किसमें, जैसे, और ये क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे डायरेक्ट नहीं पूछते, ये क्वेश्चन ऐसे इनको कंबाइन करके पूछा जाता है कि भाई इनमें से क्या अडेप्टेशन और एक्लिमेटेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, और दे दिया कि भाई जेनेटिक चेंजेस होंगे, लॉन्ग टर्म होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा, ये इस तरीके से पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे ही जब भी कोई भी एनिमल है, फॉर एग्जांपल आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए माइस खरीद के लेके आ रहे हो, तो आपको उन माइस को भी पहले लाके अपने लैब में 6-7 दिन के लिए पहले छोड़ना पड़ेगा। ऐसे आते ही आप एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं कर सकते। आते ही आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया तो भाई ट्रैवल के स्ट्रेस से आए हो, ठीक है, फिर नए एनवायरनमेंट में आए हैं, उनकी बॉडी में उथल पुथल हो रही होगी, उनकी बॉडी में कोई प्रोटीन बन रही होगी, नहीं बन रही होगी, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएंगे, इसलिए उसको पहले एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं भाई प्लांट की एडेप्टेशन पे। ठीक है, प्लांट में कुछ एडेप्टेशन है जो आपको याद रखनी है। तो जो प्लांट की अडेप्टेशन है, प्लांट में जो अडेप्टेशन होती है वो मेनली होती है भाई, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाई जो ड्राई कंडीशन के लिए अडेप्ट हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि ये अपंचिया है, ठीक है, कैक्टस है, दे कैन सर्वाइव इन इन दी ड्राई कंडीशन ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे प्लांट विच कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन, ठीक है, या फिर इसको जीरी कंडीशन भी बोलते हैं, जीरी कंडीशन। तो उन प्लांट्स को बोला जाता है दे आर जीरोफाइट्स, दे आर कॉल्ड एज जीरोफाइट्स। अब जो ये इनकी हैबिटेट है, मतलब जो ये ड्राई जो है भाई, ये जो ड्राई कंडीशन है, ये दो तरीके की कंडीशन हो सकती है भाई। दो तरीके की कंडीशन कैसी, कि या तो भाई पानी प्रेजेंट है, H2O एब्सेंट है, या तो, ठीक है, या फिर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वाटर एब्सेंट है तो भाई फिर तो ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर वाटर एब्सेंट है, सोइल के अंदर वाटर ही बहुत कम है, ठीक है, तो उस ऐसी कंडीशन को बोलते हैं फिजिकल ड्राइनेस। फिजिकल ड्राइनेस, इससे भी भाई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, कि भाई फिजिकल ड्राइनेस क्या होती है, फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस क्या होती है। दूसरा होता है भाई कि भाई पानी तो प्रेजेंट है, वाटर तो प्रेजेंट है, बट प्लांट इज अनेबल टू एब्जॉर्ब इट। ठीक है, भाई प्लांट जिस कंडीशन में जिस सोइल के अंदर पानी, जिस सोइल के अंदर प्लांट है उसके अंदर पानी तो प्रेजेंट है, बट उसके अंदर वो पानी को वाटर ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि भैया तो एसिडिक वाटर है। ठीक है, अब प्लांट बैठ के थोड़ा फिल्टर करेगा, या फिर एसिडिक वाटर नहीं है तो क्या पता वो सैलिनिटी है उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है उसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, जो भी ऊपर पड़ा था, जो मतलब सोइल के चारों तरफ वाटर रहता है ऐसे, तो ऐसे प्लांट इसकी तो इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए। या फिर केमिकल बाउंड वाटर है यहाँ पे। तो ऐसी जो ड्राइनेस होती है, तो ऐसी ड्राइनेस को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, ठीक है, तो दो टाइप की ड्राइनेस होती है ये, एक फिजिकल ड्राइनेस, एक फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। ठीक है, अब इन जीरोफाइट्स की भी अलग अलग कैटेगरी होती है भाई। ठीक है, 3 टाइप के जीरोफाइट्स होते हैं, उनके बारे में देखो। ठीक है, अब भाई मान लिया मैं ही एक जीरोफाइट हूं, मैं एक जीरोफाइट पौधा हूं, तो क्या करूंगा मैं भाई, या तो मैं करूंगा कि भाई आ, उस जीरोफिटिक कंडीशन आने से पहले ही मर जाऊं मैं। ठीक है, भाई वो कंडीशन आया जब तक, भाई ड्राई सीजन आएगा तब तक मैं अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लूं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई, मैं अपने अंदर वाटर स्टोर कर लूं, जो मेरे को जीरी कंडीशन में जो हेल्प करेगा सरवाइव करने में।
या फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी कि भाई वो नहीं है और मैं अपने अंदर मॉडिफिकेशन करूंगा डिफरेंट टाइप की, जो जेरी कंडीशन में मेरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो तीन टाइप के प्लांट कौन कौन से होते हैं भाई इसमें? जो सबसे पहला होता है उनको बोला जाता है भाई ड्रोट एस्केपर। ड्रोट एस्केपर प्लांट। ठीक है, ड्रोट एस्केप का क्या मतलब है भाई? ये ड्रोट को एक्सेप्ट कर देंगे, जो जीरी कंडीशन आएंगे उनको एस्केप कर देंगे। जैसे कि आपने देखो एक पौधा देखा होगा, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ उसका। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो इस पौधे को, तो ये पौधा क्या करता है, इसका लाइफ स्केल, इसका लाइफ साइकिल बहुत स्मॉल होता है। ये जनरली क्या करता है, कहाँ पे मिलता है भाई? ये जनरली राजस्थान में मिलता है। ठीक है, तो वैसे जो हमारे होते हैं ना ड्राई कंडीशंस होती है उसमें मिलता है। तो ये, इसका लाइफ साइकिल स्मॉल है, तो ये जो जीरी कंडीशन आएंगी या फिर ड्राई कंडीशन जो होगी, ड्राई सीजन जो होगा, ड्राई सीजन के आने से पहले ही इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है ड्रोट एस्केपर, ये ड्रोट को एस्केप कर देता है। जो सेकंड टाइप का है, सेकंड टाइप हो जाते हैं उनको बोलते हैं भाई सेकुलेंट्स प्लांट। सेकुलेंट्स प्लांट्स, और इनका दूसरा नाम होता है, ये होता है एंडे ड्रोट एंड्यूरिंग, ड्रोट एंड्यूरिंग प्लांट्स। ड्रोट एंड्यूरिंग प्लांट क्या करते हैं, ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं वाटर को। और वाटर को कैसे स्टोर करेंगे? या तो भाई ये लीव्स के अंदर स्टोर करेंगे, जैसे आपने जेड प्लांट अगर देखा हो तो, या फिर वो स्टेम के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, या फिर रूट के अंदर सेव करेंगे पानी को। जैसे कि देखो ये एग्जांपल देखो, एक इसमें मैंने डाउनलोड किया था, नहीं ये इसका डाउनलोड नहीं किया आपने। एलोवेरा देखा होगा ना, इसका एग्जांपल एलोवेरा है भाई। एलोवेरा अगर आपने देखा तो एलोवेरा कैसा होता है, इस तरीके का। ठीक है, और यहाँ पे इसमें अंदर ये फ्लैश होता है और इसमें क्या भरा रहता है, वाटर भरा रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, वाटर सेव करके रखता है, ऐसे जब भी ऐसे ड्राई सीजन आएगा तो उसको ये यूज कर लेगा। अच्छा, इसका प्लांट का नाम भी बता देता हूँ भाई। इस प्लांट का नाम है आर्जिमोना मैक्सिकाना। आर्जिमोना मैक्सिकाना। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे टाइप के होते हैं उनको बोलते हैं भाई दे आर नॉन सकुलेंट प्लांट एंड दे आर ट्रू जीरोफिटिक प्लांट। ठीक है, दे आर नॉन सकुलेंट एंड दे आर कॉल्ड ट्रू जीरोफिटिक। ठीक है, अब अगर भाई सकुलेंट की बात करें तो देखो इनमें तो ये है ना कि भाई इन्होंने एक्सटर्नल ड्राइनेस देखी है बस। ठीक है, इंटरनल ड्राइनेस नहीं देखी इन्होंने, क्योंकि भाई इंटरनली तो इनके पास बहुत वाटर भरा हुआ है। बट जो नॉन सेकुलेंट प्लांट होंगे इनके अंदर बहुत एक्सटर्नल ड्राइनेस को भी झेलते हैं और ये इंटरनल ड्राइनेस को भी फेस करते हैं। इंटरनल ड्राइनेस को भी ये फेस करते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं इसमें, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, दे आर ट्रू जीरोफिटिक प्लांट। देखो ये देखो, इस प्लांट को देखो आप, ये प्लांट जरूर आपने देखा होगा अपने आसपास, जिसको हम अपनी देसी भाषा में आक्टा बोलते हैं। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है वो है कैलो, अरे यार, हाँ इसका जो साइंटिफिक नेम हुआ है कैलोट्रोपस। तो ये कैलोट्रोपस क्या है, इसके पास ना तो स्टोर्ड वाटर है, ठीक है, ना ही इसके पास भाई ये लाइफ साइकिल इसकी ऐसी है कि शॉर्ट ड्राई कंडीशन आने से पहले। तो इस ये क्या करता है भाई, इसमें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होती है। अब इसमें मेन मेन एडेप्टेशन तो इसी में होती है। ठीक है, इसमें जीन्स मिलेंगे ऐसे, ठीक है, जो इस ड्राई कंडीशन को फेस करेंगे, जो इसको बचाएंगे और इसकी ग्रोथ करवाएंगे इसमें। ठीक है, तो मेन एडेप्टेशन इनके अंदर ही होती है। दिस इज कैलोट्रोपस, कैलोट्रोपस प्लांट। बताओ भाई यहां तक कोई डाउट है? विमलदीप समझ आ रहा है? थोड़ा सा और करवाता हूँ बस, मेन है उसमें रूल्स वगैरह करवा देता हूँ। जो बर्गमान रूल है, एलन रूल है, वो सब करा देता हूँ।
ओके, तो चलो जी, अब आते हैं भाई अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू दी थर्मल स्ट्रेस। ये था भाई अडेप्टेशन, प्लांट का अडेप्टेशन। अब आते हैं एनिमल्स का अडेप्टेशन टू थर्मल स्ट्रेस। एनिमल्स टू, भाई इकोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसमें इतनी सारी टर्म हमें याद ही नहीं होती, वो हम एग्जाम के टाइम आते आते भूल जाते हैं, तो इसलिए इसको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए जी, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू दी थर्मल स्ट्रेस। अब देखो जो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है भाई, एक तो हमें पता चल गया कि भाई टेम्परेचर से रिलेटेड होगा ये। ठीक है, तो हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने बायोलॉजी लिया है, कि दो तरीके के एनिमल होते हैं। एक तो वो एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट करके रखते हैं, ठीक है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, उनको बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल। और दूसरे वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो मैं ये दो लिख देता हूं पहले। फर्स्ट इज वार्म ब्लडेड और दूसरा इज कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, जो वार्म ब्लडेड, क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रखते हैं, इसलिए इसको होम्योथर्म्स भी बोलते हैं। होम्योथर्म्स, होम्यो का मतलब क्या है भाई, सेम, और थम्स का मतलब टेम्परेचर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, इसके एग्जांपल है भाई, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। देखो मैमल्स, जैसे कि हमारी बात करें तो हमारे में लगभग टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है भाई हमारी बॉडी का, चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो कुछ भी हो। हाँ, हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तो हम अपनी जैकेट स्वेटर ये पहन लेते हैं, और गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। बट इनका, हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, थ्रू आउट 37 होगा। तो हम अपनी बॉडी का जो मैक्सिमम एनर्जी है वो इस बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, मैक्सिमम अपनी। ऐसे ही बर्ड्स क्या होते हैं भाई, बर्ड्स आपने देखा होगा कि भाई जो गर्मी में बर्ड्स होंगे, तुम्हें ऐसे चिड़िया पतली सी बैठी हुई दिखाई देगी इस तरीके से। ठीक है, पर जब सर्दियां आएंगी तो सर्दियों में बर्ड्स क्या करते हैं, अपने फेदर को वो कर लेते हैं, अपने फेदर को ऐसे खोल लेते हैं। भाई हमने भाई ये है, जैसे हम पहले अपनी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर बॉडी, बॉडी पे हमने स्वेटर पहन रखी है, तो हमें सर्दी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि जब हम, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी स्किन है, दिस इज अवर स्किन, और ये क्या है भाई, ये है हमारी स्वेटर। इन ये जब स्वेटर पहनने से मोटी सी क्या होता है, हमारी इसके बीच में एयर गैप आ जाता है। ठीक है, दिस इज एयर। और आपको पता है कि भाई एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अपनी बॉडी से हीट को बाहर ही नहीं जाने देती। ठीक है, और बाहर नहीं जाने देती तो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर रह जाएगा, और उससे हमें क्या होगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ऐसे ही बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स सर्दी के टाइम पे अपने फेदर को ऐसे फैला फैला लेते हैं थोड़ा सा। तो जब ये फैलाएंगे तो यहाँ इसके बीच में भी क्या हो जाएगी, एयर इकट्ठा हो जाएगी, दिस इज एयर। ठीक है, और एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इनकी बॉडी से भी क्या होगा, एनवायरमेंट के अंदर हीट नहीं जा पाएगी, और ये भी अपनी बॉडी को रेगुलेट कर लेंगे टेम्परेचर को। ठीक है, बट जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, ठीक है, इनका एग्जांपल है भाई, ये होते हैं फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इसमें ये आते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रखना भाई, हम ऐसे पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन में, ये परम पढ़ते हैं, परम, PARAM, परम, परम पी से पाइसिस, ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल, ए से एम से मैमल्स। तो स्टार्टिंग के जो तीन होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड, और लास्ट के जो दो होते हैं दे आर वार्म ब्लडेड। ऐसे याद रख लेना इसको। तो ये क्या करते हैं भाई, इनके अंदर ऐसा नहीं होता, इनके अंदर अगर बाहर ज्यादा गर्मी हो गई तो इनके अंदर का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, ना इनके पास स्वेटर जैकेट होती है, ठीक है, ना इनके पास सूती कपड़े होते हैं। जो अगर बाहर का टेम्परेचर कम होने लग गया तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होने लग जाते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये माइग्रेशन, ये तो माइग्रेट कर जाते हैं उस जगह से, या फिर ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में, या फिर एस्टिवेशन में चले जाते हैं, ये मूव कर जाते हैं वहां से। ऐसे जैसे सांप है, सांप क्या करेगा भाई, जब गर्मियां आएंगी
तो वो ऊपर की तरफ रहेगा अपनी बॉडी का टेम्परेचर अर्थ में। बट जब सर्दी आएंगी, ऊपर का टेम्परेचर अर्थ का क्या है, वो ठंडा हो रहा है, तो जमीन में नीचे की तरफ जाकर रहने लग जाएगा ताकि वहां पे हीट उसको ज्यादा मिलती रहे। सो दे आर पोइकिलोथर्म्स। अब ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स, एंडो का मतलब कि भी उन खुद ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन, एंडो मतलब अंदर से, इंटीरियर, और थम्स मतलब टेम्परेचर। जैसे जैसे जितने भी ये होम्योथम्स होते हैं, जितने भी होम्योथम्स होते हैं वो खुद अपनी बॉडी का, जैसे हम क्या करते हैं भाई, सर्दियों में गरम गरम खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम ऐसी चीजें खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो हमें ज्यादा एनर्जी दे, है ना, घी गूंद के लड्डू डलवा लेंगे। तो वो सब चीजें हमें क्या करती है, वो फैट ज्यादा आने के कारण वो हमें बर्न होता है और वो हमें ज्यादा एनर्जी देता है, तो हम अपना बॉडी का टेम्परेचर इंटीरियर खुद ही मैनेज करते हैं। तो ऐसे उसको बोलते हैं भाई एंडोथम्स। तो जितने भी होम्योथम्स होते हैं दे आर एंडोथम्स। ऐसे ही एक्टोथम्स, एक्टोथम्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं करते, बाहर का जो टेम्परेचर होता है, एक्टो मतलब आउटसाइड, और थम्स मतलब टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर होता है उसके कारण जिनसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं एक्टोथम्स। तो जितने भी पोइकिलोथम्स होते हैं दे आर एक्टोथर्मल एनिमल्स। बट जो एक्टोथम और एंडोथम है दे आर फिजिक्स की टर्म है ये। हम इनको होम्योथम से पोइकिलोथम से जगह यूज नहीं कर सकते, तो ये इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। बायोलॉजी में हम होम्योथम से पोइकिलोथम से यूज करेंगे जब भी यूज करेंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर को लेके ही लोगों ने अपने अपने रूल बताए, जैसे कि एक बर्गमान साइंटिस्ट थे, उन बर्गमान साइंटिस्ट ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भाई वो एनिमल जो कोल्डर एनवायरनमेंट में रहेंगे, कोल्डर एनवायरनमेंट, उनका बॉडी का साइज जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। और जो एनिमल वार्मर एनवायरनमेंट में रहेंगे उनका बॉडी का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। इन्होंने ये रूल बताया बर्गमान ने। अब इनसे पूछा गया भाई क्यों ऐसा, तो उन्होंने बताया कि जो छोटी बॉडी होगी उसमें स्मॉल सरफेस एरिया होता है, स्मॉल नहीं, उल्टा बता रहा हूं, जो छोटी बॉडी होगी उसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और जो बड़ी बॉडी होगी, बड़ी बॉडी होगी उसमें लेस सरफेस एरिया। भाई ये जो है ये आप इस तरीके से समझो कि अभी क्योंकि हम एक्सट्रीमिटीज पे नहीं आ रहे, आइलैंड रूल से समझ में आ जाएगा, एक मिनट रुको। तो जो छोटी बॉडी होगी उसमें लार्ज सरफेस एरिया होगा, और लार्ज सरफेस एरिया देखो इस तरीके से सोचो, जैसे ये एक चूहा है, ठीक है। अब ये चूहा छोटा सा है, तो इस चूहे की भाई ये पैर भी हैं, ये पूंछ भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ईयर्स भी होंगे इसके, यहाँ पे आईज भी होंगी, ये माउथ भी होगा इसका। तो ये जो एक्सट्रीमिटीज है ना, ये बड़ी बड़ी है इसकी। तो इनके भाई ऐसा सोचो ना, मैं मेरा अगर ये हाथ छोटा सा है ऐसे, ठीक है, तो इसमें देखो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया है, ये ऐसा होने से, ये एक्सट्रीमिटीज होने से कितना बढ़ गया ये, ठीक है। तो और अगर मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा होता बड़ा सा एक, तो देखो सरफेस एरिया कम होता। तो जितने भी लार्ज जब भी बॉडी होती है तो उसका सरफेस, जब भी स्मॉल बॉडी होती है तो उसका सरफेस एरिया एनिमल्स के अंदर क्या होता है, लार्ज, तो वो ज्यादा हीट को लॉस करते हैं, हीट लॉस ज्यादा होगा इनमें, ठीक है। और जो जिनमें लार्ज एंड लार्ज बॉडी होगी जिनकी, उनका सरफेस एरिया स्मॉल होगा, तो वो हीट लॉस भी कम क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो बर्गमान ने ये बताया कि भाई जो पोलर बियर होते हैं, जो पोलर बियर होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज, ठीक है। और जो हमारे नॉर्मल जो ये फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं ये स्मॉल बियर होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेम स्पीसीज में, और ये पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं एंडोथम्स के लिए, ठीक है, ये जो लार्ज बॉडी होती है, तो लार्ज बॉडी होने से क्या हो जाता है, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने के कारण उनकी बॉडी से हीट भी कम लॉस होती है, इसलिए जो कोल्डर एनवायरनमेंट में रहेंगे
उनमें बॉडी साइज क्या होगा, लार्ज होगा, और वार्मर एनवायरनमेंट में जो होंगे उनका बॉडी साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, इसी का एक एक्सटेंशन आया, वो दिया भाई एलन ने, और इसको बोला गया एलन रूल। एलेन्स रूल, एलेन्स रूल ने क्या बताया भाई, एलन रूल ने बताया कि भाई इन एंडोथम्स, इन एंडोथम्स मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं मैमल्स की, इन एंडोथम्स द organism, the individual which live in colder environment have small extremities, have small extremities मतलब जैसे कि टेल हुआ, ठीक है, जैसे कि लिम्स हुए, जैसे कि फिंगर्स हुई, ये स्मॉल होते हैं उनमें। आप जब भी कभी पहाड़ों में अगर घूमने गए हो तो आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व करी होगी, जो प्लेन्स के अंदर जो गाय होती है, जो हमारे हरियाणा राजस्थान पंजाब में जो गाय होती है, काऊ होती है, उसकी बहुत बड़ी साइज होती है, लार्ज साइज की होती है। ठीक है, बट सेम अगर आप हिली अगर काऊ को देखो तो भाई उसमें गांव गाय क्या होती है, उसके हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं, इसके लिम्स स्मॉल मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो इसलिए बोनी गाय बोलते हैं उनको, बोनी गाय मिलती है वहां पे, लिम्स स्मॉल होंगे, उसकी जो टेल होगी वो स्मॉल होगी। ठीक है, तो ये एलन ने बताया कि भाई क्योंकि जो एक्सट्रीमिटी जो होती है उनसे ज्यादा हीट लॉस होता है, जो हमें यहाँ हमें उंगलियों पे हमेशा ज्यादा ठंड लगती है, हमें कानों से हमेशा ज्यादा ठंड लगती है। वो क्यों लगती है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हमारा एक्सपोज होता है और यहाँ से हीट लॉस होता रहता है। तो उसने बताया जो कोल्डर एनवायरनमेंट में है वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनका क्या है, उनमें एडेप्टेशन होगी, उनके हाथ कान पैर और ये एक्सट्रीमिटी छोटे हो गए। तो दोनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रगमान ने बोला था कि भाई जो ठंडे जगह पे जो एनिमल रहेंगे उनका बॉडी साइज लार्ज होगा, और एलन रूल ने इसी का एक्सटेंशन बताया, उसने बताया कि भाई जो कोल्डर एनवायरनमेंट होगी उसमें एक्सट्रीमिटी जो होंगी वो छोटी होंगी। बताओ यहां तक समझ में आया विमल? विमलदीप बताओ बच्चा। तो और पढ़ाऊं क्या आगे, शेफर ड्रॉप टॉलरेंस ही बताऊं? बताओ और करना है आगे? सर बता दीजिए, ओके। तो देखो, चलो एक ही छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, भाई इससे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कुछ नहीं बनता, पर फिर देखो इसको, उन्होंने शेल्फर्ड ने क्या बताया भाई, शेल्फर्ड ने बताया कि भाई एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो सैलिनिटी है, दे ऑल आर प्रेजेंट इन ग्रेडियंट्स। ठीक है, वो हमेशा किसमें प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रेडियंट में प्रेजेंट रहते हैं। अब ग्रेडियंट में जब ये प्रेजेंट रहेंगे तो इससे देखो एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्रेडियंट में इसने बताया कि जो ग्रेडियंट होता है इसमें एनिमल पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहता है, ऐसा नहीं होता कि भाई हर एक टेम्परेचर पे ऑर्गेनिज्म वो रह रहा है। ठीक है, तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि अगर हम एनवायरमेंटल ग्रेडियंट को एक्स एक्सिस पे ले, ग्रेडियंट, ठीक है, तो और यहां पे लिखे हम ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल या डिस्पर्सल या अबंडेंस, अगर हम इनकी बात करें तो क्या होगा भाई इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इस तरीके का ग्राफ बनेगा एक। ठीक है, इस तरीके के ग्राफ में उसने क्या बताया भाई, कुछ तो ऐसी जगह होगी, कुछ तो, फॉर एग्जांपल ये एनवायरमेंटल ग्रेडिएशन को मैं टेम्परेचर से लिखता हूँ भाई, टेम्परेचर से समझाता हूँ इसको मैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर, फिर यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है 60 डिग्री टेम्परेचर, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो उसने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होगा। ठीक है, ये कुछ जगह ऐसी है जहां पे ऑर्गेनिज्म इज टोटली एब्सेंट, क्योंकि ये इसकी थ्रेशोल्ड से भी कम है। ऑर्गेनिज्म इज एब्सेंट, यहां पे भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एब्सेंट। तो जो ये पॉइंट है जिसके बाद या जिससे पहले ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिल रहा है उस रेंज पे, उसको बोलते हैं भाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू। और ये है लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू, और ये है इसकी अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब इस लोअर और अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद एक एरिया वो भी आता है जिस एरिया में वो ऑर्गेनिज्म बहुत कम मिलता है। ठीक है, वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म, वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, इसमें भी और इसमें भी फ्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या होती है भाई, एक रेंज आती है जहां पे मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक रेंज आती है इसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। भाई अभी अभी आप बैक्टीरिया को देखो, जैसे इकोलाई को देखो, उसका मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट वो किस पे मिलता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलता है। ठीक है, अगर आप उसको अगर आप उसको 4 डिग्री से भी कम में या 5 डिग्री से कम में रख दोगे तो ग्रोथ ही नहीं होगी उसकी, तो वो क्या होगी, 4 डिग्री 5 डिग्री उसकी होगी लोअर लिमिट। और अगर आप उस 60 70 80 डिग्री के ऊपर रख दोगे वहां पे ही मर जाएगा बैक्टीरिया, वो भी उसकी लिमिट ऑफ टॉलरेंस, अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस। बट आप अगर उसको 20 डिग्री पे रख दोगे तो वो मैक्सिमम ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ग्रोथ तो होगी उसकी में, बहुत स्लो ग्रोथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो वो उसका क्या है, जहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो ये वाला एरिया है। और 37 के आसपास उसका क्या है, मैक्सिमम ग्रोथ होगी, ये वाला है इसका 37। तो ये वाला कंप्लीट एरिया, ये 10 डिग्री से 50 डिग्री की इसे 60 डिग्री तक मैं बात करूं, जहां पे थोड़े से ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें वो सरवाइव कर सकता है, इसको बोला जाता है भाई रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड दिस रेंज इट कुड बी नैरो एंड इट कुड बी वाइड। नैरो का मतलब मेरा कहने का ये है कि भाई वो या तो ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई ऑर्गेनिज्म है जो केवल 10 से लेके 15 डिग्री में ही सरवाइव करे, और ऐसा भी हो सकता है कोई 10 से लेके 30 डिग्री तक भी सरवाइव कर सकता है। तो दिस रेंज कुड बी नैरो, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल ऐसा पतला, और ये ग्राफ ऐसा वाइड भी हो सकता है इस तरीके का। ठीक है, तो नैरो के लिए जो टर्म यूज करते हैं इसमें, यहाँ पे वो टर्म यूज करी जाती है भाई स्टेनो। ठीक है, स्टेनो। और वाइड के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं यूरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव ओनली नैरो टेम्परेचर रेंज, उसको बोलेंगे स्टेनोथर्मल। ऐसे जो वाइड रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हम है, ह्यूमन वाइड रेंज में सर्वाइव कर सकता है, इसको बोलते हैं यूरी थर्मल है, यूरी थर्मल। ऐसे ही देखो, जैसे कि जो जो डिफरेंट वाटर कंडीशन में सर्वाइव कर सके उसको बोलेंगे स्टेनो हाइड्रिक। ठीक है, जो जो स्टेनो हाइड्रिक, जो नैरो रेंज में सर्वाइव करे, और जो वाटर की डिफरेंट रेंज में सर्वाइव करे उसको बोलेंगे हम यूरी हाइड्रिक। ऐसे ही जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को झेल सके उसको बोलेंगे हम स्टेनो हेलाइन, और जो वाइड रेंज को सर्वाइव करे उसको यूरी हेलाइन। ठीक है, ये टर्म्स होते हैं भाई अलग अलग। तो ये इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है शेफर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसके बाद मैं दो टर्म और आपको समझाता हूँ, दो टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। फर्स्ट है इकोटाइप। ठीक है, और जो सेकंड टर्म है वो है इकेड्स।
इसको इकोफिन्स भी बोलते हैं, इकेड से इकोफिन्स। इनको समझो भाई। देखो इकोटाइप क्या होता है भाई? इकोटाइप वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन। सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या है? जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए ऑफ सेम स्पीशीज, ऑफ सेम स्पीशीज विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट या डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट हो, जेनेटिकली डिफरेंट हो, क्योंकि भाई जेनेटिकली डिफरेंट तो होगी ना ऑब्वियसली। मान लिया कोई एक पोल्स पे रह रहा है, एक और एक जो है प्लेन्स में रह रहा है, तो अलग होगी। देखो जैसे इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको इसका दो फोटोज दिखाता हूँ इसमें। एक ये फोटो है और एक ये फोटो है। देखो एक ये पोलर रेंडियर है, ठीक है, ये इसको स्नो रेंडियर भी बोलते हैं, स्नो रेंडियर। और दूसरा ये वुडलैंड, वुडलैंड रेंडियर। ये दो रेंडियर है। अब एक तो रह रहा है भाई ऐसी कंडीशन में जहां पे क्या है, बहुत ज्यादा आइस गिर रही है, ठीक है, तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? इसके जीन्स अलग होंगे। और जो वुड्स के अंदर रह रहा है, जो भाई नॉर्मल उसमें रह रहा है, इसके जीन्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। बट बोथ दे आर सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज। तो ऐसी स्पीशीज विच हैव डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट एंड विच आर लिविंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, दे आर कॉल्ड एज इकोटाइप। उनको इकोटाइप बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे याद रख लेना भाई, इको मतलब इकोलॉजी वाले, और टाइप अलग अलग टाइप के जो दूसरी जगह रह रहे हैं, ठीक है। दूसरी टर्म इज इकेड्स और इकोफिन्स। अब ये क्या होता है? इनकी सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दे हैव सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दे हैव सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, बट इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, बट दे हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी अगर डिफरेंट है तो ये क्या करते हैं? ये फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी बोलते हैं भाई इसको, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, इसको बोला जाता है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो देखो इसका भी एग्जांपल देखो, एक इसका भी मैंने फोटो सेव कर रखे हैं। मैं आज इसलिए इस पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये फोटोज आराम से दिखा सकूं, क्योंकि ये दो क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। देखो जैसे कि दो टाइप की डॉल्फिन देखो, ये दो टाइप की डॉल्फिन देखो भाई। एक तो जो ये वाली डॉल्फिन है, इसको बोलते हैं रिवर राइन डॉल्फिन, और जो ये वाली डॉल्फिन है इसको बोलते हैं बोटल बोटल नोज डॉल्फिन, ठीक है। अब देखो इनकी बीक की शेप में डिफरेंस देखो, इसकी तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बीक है, ठीक है, इसका माउथ कंटिन्यूअस है, इसमें यहाँ पे क्या है? बोटल नेक आगे से ये बोटल नोज है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई कि इनके अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट तो सेम है, बट इनकी क्या है? इनकी फीडिंग हैबिट अलग है, फीडिंग हैबिट इनकी डिफरेंट है। और फीडिंग हैबिट डिफरेंट होने का इनमें क्या होगा भाई? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस आ गए। और जिनमें ऐसे मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट आ जाए, जेनेटिक्स सेम होते होते, जीन सेम होते होते, उनको बोला जाता है इकेड्स या इकोफिन्स, ठीक है। ये थे भाई। आप ये टर्म्स याद रखना भाई, दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है विमलदीप। तो चलो अब हम जो नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसमें हम इकोसिस्टम पे आएंगे, और होपफुली 3-4 क्लासेस में मैं खत्म, नवंबर नवंबर में हमारी इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, और फिर हम आएंगे जेनेटिक्स पे, ठीक है। चलो गुड बाय बच्चा।